हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी पहली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वी सी हियर, वी आर गिवन 2 point masses m1 and m2 and they are at separation d, right? m1 and m2 के जो पार्टिकल्स हैं उनके अपनी सेपरेशन d है and in the question they say that the two masses are rotating in a circle under their mutual gravitational force with angular speed omega and we have to find omega। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये दो पार्टिकल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे ड्यू टू ग्रेविटेशन और इन फोर्स की वजह से कह रहे हैं ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब हम जानते हैं जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है देन इट नीड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं पार्टिकल m1 को देखूं तो m1 के ऊपर एक फोर्स है, फोर्स F लग रही है, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है और m2 के ऊपर भी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में होती है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो यानी कि इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स इस लाइन से पास हो रही है और इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस लाइन से पास हो रही है। तो इन दोनों का सेंटर कहीं ना कहीं m1 और m2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही होगा। क्योंकि m1 m2 दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ सर्कल भी होना चाहिए। तो वो सेंटर ऑफ सर्कल, मेरा क्लेम ये है कि m1 और m2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही होगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होती है वो सेंटर से जरूर पास होनी चाहिए और दोनों फोर्सेस इस लाइन के अलोंग ही हैं। दूसरी बात कि जब ये सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे तो m1 जितनी फोर्स m2 पर लगा रहा है, m2 उतनी ही अपोजिट फोर्स m1 पर लगा रहा है। तो ये m1 m2 की कौन सी फोर्सेस हो गई? इंटरनल फोर्सेस हो गई। यानी कि इन दोनों मासेस पर जो भी फोर्स लग रही है वो आपस की इंटरनल फोर्सेस हैं। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ द टू मासेस। और अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर सकता। बिना एक्सटर्नल फोर्स के सेंटर ऑफ मास कैन नॉट एक्सेलरेट। इसके अलावा मेरा एक क्लेम ये भी है कि m1 m2 के सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है वो कॉमन सेंटर होगा। इसका मतलब ये है कि m1 और m2 दोनों कॉमन सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। दोनों के सर्कल अलग हो सकते हैं पर दोनों के सर्कल्स का सेंटर जो है वो कॉमन होगा। थोड़ी देर के लिए चलिए मान लेते हैं कि m1 का सेंटर कहीं यहां है और m2 का सेंटर कहीं यहां पर है। और मेरा क्लेम ये है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या नहीं है? कि दोनों सर्कल्स के सेंटर्स डिफरेंट हो। द वे वी कैन शो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल एज फॉलोज। So let's say this is the center C2, this is C1. As the particles rotate, the center will not go anywhere because particles are rotating about center of mass. So center of mass is at its own location. So M2 इस center को रखते हुए it can go here. So maybe it is there now, M2, and likewise M1 is rotating about center C1. Maybe it comes here. So this is now M1. If they have different centers, C1 and C2. So M1 is revolving about C2, M2 is revolving about C2, and M1 is revolving about C1. Both different centers. Now, if that were the case, then the requirement of force would be along the center C2. M2 को इस डायरेक्शन में फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। रिमेंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स शुड ऑलवेज बी अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। और इसको रिक्वायरमेंट होगी फोर्स की इस डायरेक्शन में। पर इस डायरेक्शन में फोर्स कैसे हो सकती है? M2 के ऊपर फोर्स M1 के लाइन के अलोंग होगी, राइट? और M1 के ऊपर फोर्स M2 और M1 को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी। तो अगर इनके डिफरेंट सेंटर्स हो जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिगार्डिंग दूसरी चीज ये है कि अगर इसके ऊपर फोर्स समहाउ मान लो ऐसे लग भी रही है और ये इसके ऊपर लग रही है, वैसे तो लगती नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 point particles will always be on the line joining the 2 particles. So this is not possible, right? If it is somehow possible, even then there is a problem. The problem is that कि अगर आपको टॉर्क देखें तो C1 के अबाउट मान लीजिए टॉर्क देखना चाहते हैं तो C1 के अबाउट जो है F इस वाली फोर्स की टॉर्क तो 0 हो जाएगी, लेकिन C1 के अबाउट इसकी टॉर्क 0 नहीं होगी। मतलब बिना एक्सटर्नल फोर्स के सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ ओवरऑल टॉर्क आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर आप इसके अबाउट टॉर्क देखना चाहते हैं तो इस फोर्स की टॉर्क तो 0 हो जाएगी पर इस वाली फोर्स की टॉर्क 0 नहीं होगी। तो
फिर से कुछ ना कुछ नेट टॉर्क आ रही है, जबकि हमारे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो देयर शुडंट बी एनी नेट टॉर्क. So these two conditions discard the possibility of having two different centers. So what it means? It means the two particles will rotate about a common center, which must be along the line joining the two particles. Okay. Further, we can also I have one more important claim is that कि ये दो पार्टिकल्स अगर रोटेट करेंगे तो वो कॉमन सेंटर कहां पर होगा? वो कॉमन सेंटर इनके सेंटर ऑफ मास पर ही होगा. कहां होगा? सेंटर ऑफ मास पर होगा. यानी कि हमने दो तीन बातें यहां पे कंक्लूड की. दो पार्टिकल्स अगर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उनका जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग होगा, एक कॉमन सेंटर होगा. और तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, वो कॉमन सेंटर इनके सेंटर ऑफ मास पर ही होगा. अब कैसे? इस बात के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं. ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं. इसका सेंटर कहीं तो सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा? लेट्स से कि M2 हैवियर है तो सेंटर ऑफ मास इसका M2 के क्लोजर होगा. तो मैं बोल देता हूं पहले सेंटर ऑफ मास यहां पर है. तो मेरा क्लेम ये है कि M1 M2 दोनों कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे होंगे. हाँ, ये बात अलग है कि M2 की रेडियस स्मॉल हो जाएगी, उस केस में M1 की रेडियस बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हैवियर मास के करीब होता है. तो ये स्मॉल रेडियस पे सर्कुलर मोशन करेगा, ये बड़ी रेडियस पे सर्कुलर मोशन करेगा. ऐसा नहीं है कि मिड पॉइंट के अबाउट ही होना है. तो इसकी क्या गारंटी है कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही सर्कुलर मोशन होगा? तो इसके लिए चलिए एक बार ऐसा मान के चल लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं होगा, किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट होगा. फिर देखते हैं कि क्या मुश्किलें आ रही हैं, वो चीज इम्पॉसिबल होगी. कैसे? तो चलिए इस बार इसको देखते हैं. ये है M1 और M1 से D दूरी पर हमारा था M2. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D, और जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया है इसका कॉमन सेंटर ऑफ मास ही कॉमन सेंटर होगा. वो तो मुझे प्रूफ करना है, लेकिन ये बात प्रूफ करने के लिए कि ये कॉमन सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास पर ही होगा, इसको प्रूफ करने के लिए लेट्स से कि इसके पास नहीं होगा, किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट हो सकता है, विच इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2. तो लेट्स चूज एनी पॉइंट, लेट्स से ये इस P के अबाउट होगा. तो अब अगर मैं ये मान रहा हूं कि भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन नहीं होगा, बल्कि किसी दूसरे पॉइंट लेट्स से P के अबाउट सर्कुलर मोशन होगा. तो अगर P के अबाउट सर्कुलर मोशन होगा तो P के अबाउट ये लोग ऐसे घूम रहे होंगे इधर को और ये इधर, तो एक इधर या फिर ऐसे भी हो सकता है. तो ये दो मासेस किसी पॉइंट P के अबाउट सपोज सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. तो अगर सर्कुलर मोशन P के अबाउट हो रहा है बेटा, तो P के अलावा सभी पॉइंट्स सर्कुलर मोशन पर होंगे, क्योंकि P के अबाउट सर्कुलर मोशन अगर होगा तो P तो रेस्ट में होगा, बाकी सारे पॉइंट्स सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे अलग अलग रेडियस पे. सेंटर ऑफ मास इतनी रेडियस पे सर्कुलर मोशन करेगा, है ना. तो P के अबाउट अगर सर्कुलर मोशन होना है तो P के अलावा बाकी सारे ही पॉइंट्स सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे. और हम जानते हैं जो भी पॉइंट सर्कुलर मोशन करते हैं उनमें एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो अगर सर्कुलर मोशन P के अबाउट हो रहा है, P को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स एक्सेलरेटेड पॉइंट्स होंगे. यानी कि सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास पर भी एक्सेलरेशन होना चाहिए. पर सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन तभी आता है जब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हो. इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. जितनी फोर्स M1 M2 पे लगा रहा है उतनी फोर्स M2 M1 पर लगा रहा है. इसका मतलब यहां सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए. द ओनली वे सेंटर ऑफ मास डू नॉट एक्सेलरेट इज टू चूज सेंटर ऑफ मास एज द सेंटर ऑफ द सर्कल. आर यू गेटिंग? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई दूसरे पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन हुआ तो फिर सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा, और सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका मतलब होगा सेंटर ऑफ मास पर एक्सेलरेशन है. पर सेंटर ऑफ मास पर एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है. लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन कराऊं तो सेंटर ऑफ मास खुद रेस्ट पे रहेगा, बाकी लोग सर्कुलर मोशन करेंगे तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा, सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए. सो द only possibility is that the center of the circle should be on the center of mass of the two particles, right? तो यहां से हम सारे कंक्लूजन को एक साथ अगर देखें तो हमारा कहना यहां पर यह है कि अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा वो कॉमन होगा और वो सेंटर ऑफ मास पर लाई करेगा. यहां तक कि अगर 2 3 4 5 ज्यादा पार्टिकल्स भी हैं वो भी आपस में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उनका भी कॉमन सेंटर किसके पास होगा? उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा.
तो फिलहाल यहाँ पर पी के अबाउट कोई सर्कुलर मोशन नहीं होगा, जो भी सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट ही सर्कुलर मोशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन होगा, सो दैट इसकी रेडियस इधर से मैं बोल देता हूँ r2, इसकी रेडियस बोल देता हूँ r1 और टोटल डिस्टेंस थी d। तो अब हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी। वर्किंग ये है कि हम सर्कुलर मोशन का ओमेगा निकालने के लिए हमें छोटी सी इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन किसकी बनाएंगे, या तो m1 की बना लेंगे या m2 की बना लेंगे, जिसको आपका मन करे उसकी बना लें। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, ये फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी। तो आवर स्ट्रेटजी इज टू फर्स्ट राइट द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मासेस एंड देन इस फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स n ओमेगा स्क्वायर r के बराबर रख देंगे। तो चलिए पहले हम, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, तो चाहे आप इसके लिए बात करें चाहे इसके लिए बात करें, उनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो F निकाल लेते हैं। F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स with which M2 is attracting M1 or M1 is attracting M2, and separation between M1 and M2 is G, so this should be equal to G M1 M2 divided by the separation squared. So this is the gravitational force between M1 and M2. Now what I'm going to do is to put this equal to the centripetal force on any of the masses I choose. So let's say ये इधर ओमेगा की स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो ये ऐसे हो रहा होगा ओमेगा से ही। तो कोई भी एक मास पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैं m1 मास के ऊपर इक्वेशन बना लेता हूँ, दोनों से किसी एक को भी कर लें तो काम हो जाएगा। तो F ये जो फोर्स लग रही है इसको m1 ओमेगा स्क्वायर r1 के बराबर रखना होगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू पुट दिस F इज इक्वल टू Fc, राइट। तो ये F जो है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, मतलब G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू, क्योंकि मैं m1 पर लगा रहा हूं तो m ओमेगा स्क्वायर की जगह m1 ओमेगा तो दोनों का सेम होगा, ओमेगा स्क्वायर r1। ओके, नाउ व्हाट इज r1? r1 r2 तो क्वेश्चन में दे ही रखे थे। तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कैसे निकालते हैं। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है तो फर्स्ट वाले मास से सेंटर ऑफ मास r1 दूरी पर होगा, और उस r1 दूरी के लिए अगर हम सेंटर ऑफ मास की जो एक्सप्रेशन होती है उसको यूज करते हैं, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद हो आना चाहिए m2d अपॉन m1 प्लस m2। ये रिजल्ट हमने ऑब्टेन किए थे सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। सिमिलरली अगर m2 की दूरी सेंटर ऑफ मास से देखनी है r2, तो उसके लिए क्या लिखते थे हम लोग, उसके लिए लिखते थे r2 बराबर, अब ये वाला मास यूज हो जाएगा m1d मतलब टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास दो पार्टिकल्स के लिए। तो क्योंकि मैं यहाँ पर m1 वाले के सर्कुलर मोशन पर इंटरेस्टेड हूँ, तो मास भी m1 का और रेडियस भी r1 की, जो कि ये आ गई है। तो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस इन हियर। सो दिस विल बी g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर इज इक्वल टू m1 omega square times r1. For r1 is to this, and 2d upon m1 plus m2. Okay, तो ये m1 m2 और यहाँ पर भी m1 m2 they will cancel out, so we will left here with g, and m1 m2 can be taken there, m1 m2, and d is already there, d square, and here we have omega square d, so I can bring this d down there, so that it becomes d cube. So omega will now be g times m1 plus m2 over d cube, and then we will take of course the under root. So this is the angular speed with which particles are having angular motion. चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r in contact is proportional to. So we are given four options. We have two solid spheres like these, and they are in contact, right? And each of them have same radius, same mass. They are identical, and the force between them is proportional to what? So these two are the centers. And for this sphere which is outside, the whole mass of this solid sphere
could be considered at the center. तो हम समझ सकते हैं कि इसका सारा का सारा मास यहां पर है. Similarly, the whole mass of this sphere can be considered at the center for this sphere, right? So आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट मासेस हैं और जिनके बीच में सेपरेशन 2r के बराबर है ना, क्योंकि r रेडियस ये होगी, r रेडियस ये होगी, तो ये पूरा जो गैप आएगा वो होगा 2r के बराबर. ये आएगा, ठीक है. अब अगर मैं इनके बीच की फोर्स की एक्सप्रेशन लिखता हूं तो क्या हो जाना चाहिए, F इज इक्वल टू G, इसका मास m, सेकेंड वाले का मास m, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 2r का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर. तो यहां से देखने में, तो यहां पर पहली नजर में देखने में ऐसा लगेगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, क्योंकि देख रहा है कि फोर्स Gmm अपॉन r स्क्वायर, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. पर रियलिटी में क्या है कि जैसे ही इसकी रेडियस आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, रेडियस में जो भी चेंज करोगे तो उससे मास में भी चेंज आएगा. सो यू कैन नॉट चेंज रेडियस विदाउट अफेक्टिंग मास. तो मास खुद रेडियस के ऊपर डिपेंड है. अगर इससे बड़ा रेडियस का होगा तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा. तो हमें इसकी प्रोपोर्शनैलिटी के लिए मास रेडियस से किस तरह अफेक्ट हो रहा है वो भी देखना होगा. तो पहले तो इसको मैं ठीक करके लिख देता हूं. ये हो गया F बराबर Gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, राइट. अब देखिए इसका अगर मास देखें तो क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो इन दोनों की डेंसिटी सेम होगी. मैं किसी एक का मास निकाल लेता हूं. तो मास भाई होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, आप लोग जानते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम जो है स्फीयर की होती है 4/3 पाई r क्यूब टाइम्स रो. तो मास जो है खुद r क्यूब के प्रोपोर्शनल है. तो अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी को जब आप देखेंगे तो केवल g कांस्टेंट है, बाकी रेडियस चेंज करने पे m भी वेरिएबल है. तो यानी कि हम कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर ओवर r स्क्वायर. अब m खुद किसके प्रोपोर्शनल है, m प्रोपोर्शनल है r क्यूब के. तो m स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, m स्क्वायर हो जाएगा r की पावर 6 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो यहां पर अगर हम f की प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो वो हो जाएगी m स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और m स्क्वायर खुद है r की पावर 6 के प्रोपोर्शनल, अपॉन में r स्क्वायर तो पहले से आ रहा था. तो ये बन जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी r की पावर 4. तो इसका फोर्थ आंसर हुआ, जबकि यहां देखने से बिल्कुल भी फोर्थ नहीं लग रहा था, क्योंकि हम ये भूल जा रहे थे कि जब रेडियस को चेंज करेंगे तो मास भी तो चेंज होगा.